डेट है आज 13 जुलाई 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में हम। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना बरियम भारतेंसिस। ये एक प्लांट की स्पीसीज है, मोसिस की स्पीसीज है जो ठंडे इलाकों में मिलते हैं, जो प्लांट स्पीसीज। यह अंटार्कटिका में डिस्कवर की गई है। अभी साइंटिस्ट ने खोजा है इंडिया में, इंडिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने खोजा है अंटार्कटिका में। ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये ब्रियम भारतेंसिस मॉसिस की स्पीसीज है। मॉस मॉस एक प्लांट ही होता है जिसमें फ्लोर नहीं होते। फ्लोर का मतलब है फूल नहीं होते, फ्लोरलेस प्लांट होता है ये। इसका नाम जो ब्रियम भारतेंसिस रखा गया है वो इंडिया के नाम पे रखा गया है। और इंडिया का जो एक अंटार्कटिक स्टेशन है, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है ये है अंटार्कटिका, ये है भाई साहब अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ये स्पीसीज मिली है और यहाँ पे इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन है। जो रिसर्च स्टेशन है यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं साइंटिस्ट वगैरह। रिसर्च जो रिसर्च स्टेशन है उसका नाम है भारती, अंटार्कटिका में जो स्टेशन है। तो इस भारती के नाम पे और इंडिया के नाम पे इसका नाम रखा गया ब्रियम भारतेंसिस, ये मोसिस की स्पीसीज। और ये अंटार्कटिका मिशन है एक, इंडिया अंटार्कटिका मिशन, जिसके थ्रू इंडिया यहाँ पे रिसर्च करता रहता है। तो ये जो मोसिस की स्पीसीज डिस्कवर की गई है, प्लांट की स्पीसीज, ये पिछले 4 डिकेड में, 4 डिकेड में पहली बार फर्स्ट टाइम डिस्कवर की गई है। और एक डिकेड में आपको पता है 10 साल होते हैं, यानी कि 4 डिकेड का मतलब हो गया 40 साल में। 40 साल में पहली बार डिस्कवर की गई है, खोजी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नासाज वाइपर मिशन। ये नासा का एक मिशन है। नासा क्या है? नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी। ये जैसे हमारी इसरो इंडिया की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, जो स्पेस में सैटेलाइट वगैरह भेजती है, ऐसे ही अमेरिका की, यूएस की एक स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है अमेरिका के लिए या और कंट्रीज़ के लिए जो टाई अप कर लेते हैं। तो इसने क्या है 2030 में प्लान बनाया है वाइपर भेजने का। वाइपर एक सैटेलाइट मिशन है जो भेजा जाएगा। वाइपर नाम का एक रोवर भेजा जाएगा। रोवर का मतलब है चलने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होगा। वाइपर की फुल फॉर्म है वॉलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन। तो 2023 में 2023 में इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये है रोवर। देखो इसमें पहिए लगे हुए हैं, व्हील, और ये चलेगा कहाँ पे? मून पे। मून के सरफेस पे चलेगा और वहाँ पे रिसर्च करेगा। ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्लू ब्लू प्लेट सी, ये है क्या? जो सोलर प्लेट होती है ना, जिनसे सोलर एनर्जी बनती है, सूरज से बिजली बनाई जाती है, हीट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगी ये। और यहाँ पे जो लाइट जली हुई है वो जलेगी रात में भी। ये नासा जो ये मिशन है नासा का, इसमें जो सरफेस है और या यहाँ पे ह्यूमन लाइफ की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे मानव जीवन संभव हो सकता है या नहीं, या यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से अवेलेबल हैं, इनकी जानकारी इकट्ठा करेगा। तो ये मिशन जो वाइपर मिशन है एक मोबाइल रोबोट है। ये मोबाइल का मतलब होता है चलता फिरता। जो आपके पास मोबाइल है उसी की भी ये भी स्पेलिंग है, और उसी का मतलब मोबाइल फ़ोन भी आपका, और चलता फिरता यानी कि चलने वाला एक रोबोट है। रोबोट कोई भी मशीन हो सकती है जो ऑटोमेटिक चले या रिमोट से चले। तो ये ऐसा मोबाइल रोबोट होगा जिसमें पहिए लगे हुए हैं और वहाँ पे चलेगा, और रात में देखो इस तरह से लाइट जलेगी और रिसर्च करेगा, खोज करेगा कि कौन कौन से संसाधन और रिसर्च वगैरह मिलते हैं। और ये पहला फर्स्ट रिसोर्स मैपिंग मिशन है ऑन एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी। कहने का मतलब ये है पहला ऐसा ये मिशन है जो रिसोर्स की मैपिंग करेगा, मतलब कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं उनकी मैपिंग करना। जैसे इंडिया पे मैपिंग करते हैं ना कि कहाँ पे आयरन पाया जाता है, कहाँ पे डायमंड पाया जाता है, इसी तरह से ये बताएगा, मैपिंग करेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं मून्स पे। और ये एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी पे पहला मिशन है ऐसा। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडी कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे जो स्पेस में घूम रहा है, रॉकी बॉडी, जैसे प्लानेट हो गया, कोई भी ग्रह, अर्थ है, अर्थ भी जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। या कोई भी स्टार हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, क्षुद्र ग्रह वगैरह, कॉमेट हो गया, या कोई भी सैटेलाइट हो गया, जैसे मून, मून सैटेलाइट है, उपग्रह है पृथ्वी का। तो चंद्रमा भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। तो ये पहला मिशन होगा जो रिसोर्स की मैपिंग करेगा एनी अदर सेलेस्टियल बॉडी पे। जो एक प्लान है, मतलब एक पेलोड है, पेलोड सर्विस है, यानी कि लॉन्च व्हीकल नासा का, कॉमर्शियल लूनार पेलोड सर्विस, ये प्रोवाइड करेगा लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल प्रोवाइड करेगा मतलब रॉकेट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि भाई साहब रॉकेट ही तो लेके जाएगा इसे ऊपर मून पे। तो ये 100 डे का मिशन होगा, 100 डे का। इसका ऑब्जेक्टिव यही है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब टारगेट, इसका लक्ष्य है कि मून का जो साउथ पोल रीजन है, साउथ पोल रीजन, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का यहाँ पे नॉर्थ पोल रीजन है, उत्तरी ध्रुव, इधर साउथ पोल रीजन है, दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह से मून पे भी तो, चंद्रमा पे भी तो है ये नॉर्थ और साउथ पोल। तो साउथ पोल रीजन पे जाएगा और उसको एक्सप्लोर करेगा, खोजेगा कि वहाँ पे क्या क्या रिसोर्सेज मिलते हैं, उनकी मैपिंग करेगा।
और इवेलुएट करेगा कि वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है यहाँ पे, और कौन कौन से रिसोर्स हो सकते हैं इसके सरफेस पे, मून के सरफेस पे, जो ह्यूमन लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो इस मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जो वाइपर की फाइंडिंग है वो फ्यूचर में जो भी मिशन भेजे जाएंगे आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू, आर्टेमिस प्रोग्राम नासा के ही एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू ये सेटेलाइट वगैरह भेजते हैं स्पेस में, तो आगे कोई सेटेलाइट वगैरह या कुछ मिशन भेजा जाएगा उसके लिए एक तरह से ये रिसर्च होगी और पता लगा पाएगा कि हाँ किस तरह से वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, क्या वाटर अवेलेबल है, किस लोकेशन पे वाटर है, तो इसको डिटरमाइन करेगा ये मिशन, वाइपर मिशन। इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है राइट टू रिपेयर मूवमेंट। राइट टू रिपेयर, राइट का मतलब ठीक भी होता है और यहाँ पे अधिकार है, अधिकार। टू रिपेयर, रिपेयर का मतलब है कोई भी आपकी चीज़ डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसको रिपेयर कराना। जैसे आपका मोबाइल ख़राब हो गया, उसको रिपेयर कराने जाओगे मोबाइल की शॉप पे, तो राइट टू रिपेयर मूवमेंट है, एक आंदोलन है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स हो या अदर प्रोडक्ट ख़राब हो जाएं कंज्यूमर के, तो कंज्यूमर को राइट टू प्रोटेक्ट यानी कि राइट टू रिपेयर का अधिकार दिया जाए। देखो होता क्या है, कंपनी ऐसी होती है जैसे मान लो एप्पल कंपनी है, एप्पल कंपनी अमेरिका की जो आईफोन बनाती है, आईफोन जो मोबाइल होता है आईफोन बनाती है। जैसे मान लो इसका लेटेस्ट मोबाइल मान लो आईफोन 12 है, आईफोन 11 है, तो वो 11 बना दिया इसने। अब ये 6-7 महीने, एक साल बाद आईफोन 12 ले आएगा, फिर 13 ले आएगा 6-7 महीने बाद, एक साल बाद। तो अब जो इसके पास पहले पब्लिक के पास आईफोन 12 है या फिर आईफोन 11 है, वो क्या करते हैं भाई साहब, वो तो एक तरह से क्या हो गए, उसको यूज करेंगे या ख़राब हो गए, डैमेज हो गए, तो उसको वो क्या करते हैं, रिपेयर नहीं कराते, क्योंकि एप्पल कोई फैसिलिटी नहीं देता या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है ये कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने की कंपनी है, तो ये कोई फैसिलिटी नहीं देती कि रिपेयर करने की, कि कुछ ये क्योंकि स्पेयर पार्ट्स ही नहीं बनाती। जैसे मान लो ख़राब हो गया मदरबोर्ड, मदरबोर्ड ख़राब हो गया, कंप्यूटर है भाई साहब, कंप्यूटर का मदरबोर्ड ख़राब हो गया। मदरबोर्ड होता है जो आपने कभी टीवी वगैरह की खुला हुआ देखा हो, एक ग्रीन ग्रीन सी प्लेट होती है जिसे बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो उस पर इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होते हैं, वही मेन होता है उसमें। जैसे मान लो उसमें कुछ खराबी आ गई, तो वो ये मान लो ऐसे वो नहीं लगाते कि उसको ही स्पेयर पार्ट्स को बदला जा सके जो ख़राब हो। जैसे मान लो इस प्लेट के अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गया वो बदला जाए, तो ये बहुत ही कम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, इन गजेट्स को, जो इलेक्ट्रॉनिक्स गजेट है या कोई प्रोडक्ट है, लोग फेंक देते हैं फिर कबाड़े में, और फिर ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को प्रदूषित करता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाता है, और इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भाई साहब डायरेक्टली ह्यूमन का ही नुकसान है। तो इस तरह से ये मूवमेंट है किस लिए, ताकि जो कंज्यूमर है उसको रिपेयर का अधिकार हो और ये प्रोडक्ट से जो पॉल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में इसको रोका जाए। तो इसमें क्या लिखा देख लेते हैं। इस मूवमेंट का यही गोल है, जो कंपनीज वगैरह स्पेयर पार्ट्स बनाए, टूल्स बनाए और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो कस्टमर्स के लिए, ताकि वो रिपेयर शॉप पे जाके अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करा सकें और लैंडफिल ना बने, वो मतलब वेस्टेज ना बन जाए, पृथ्वी पे इकट्ठा होकर ना बन जाए, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करे। तो ये मूवमेंट चलता आ रहा है लगभग कंप्यूटर इरा से, 1950 से, जब से कंप्यूटर का स्टार्टिंग हुआ था बनना लगभग। ये मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था और व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दिस, इसका मोटिव क्या था। मोटिव यही था, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर हैं जो कंपनियां ऐसी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह बनाती हैं, वो उनको इनक्रेज करना था कि वो कल्चर ऑफ प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस को अडॉप्ट करें। इसका मतलब ये है, जो भी डिवाइस वो डिज़ाइन करती हैं वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए ही ना बनाएं। कि कहने का मतलब है, जैसे आईफोन 12 आया, एक साल के बाद पुराना हो जाएगा क्योंकि 13 आ जाएगा, तो ये अब लोग मान लो फेंक देंगे इसे। तो ऐसा ना हो, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि उन्हें अच्छे दाम मिलें, जब आईफोन 13 आए तो वापस कर दें इसे, आईफोन 12 को कंपनी को ही वापस कर दें एप्पल को, और वो अच्छे दामों में ख़रीदे और कुछ पैसे देके वो आईफोन 13 खरीद लें, और इसके जो पार्ट्स हैं आईफोन 12 के उसे यूज कर सके कंपनी फर्दर मोबाइल्स बनाने में या कुछ और इंस्ट्रूमेंट बनाने में। तो इस तरह से ये जो प्लान्ड ओब्लोसेंस की कल्चर है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है अभी इनकरेज कर रही हैं। कैसे कि लिमिटेड अमाउंट टाइम के लिए वो बनाती हैं डिवाइसेस को। तो ये नहीं होना चाहिए, प्लान्ड ये ऑब्सोलेसेंस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये रिसोर्सेज वगैरह ये इन्वायरमेंट में इकट्ठा होंगे तो प्रेशर बनाएंगे इन्वायरमेंट में, यानी कि दूषित करेंगे। वेस्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज को, मतलब वेस्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज की तरह हो जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमारे प्राकृतिक संसाधन, उनको दूषित करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे। जो कंज्यूमर हैं,
कंज्यूमर भी मोर ऑफन क्या करता है देन नॉट आर लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ मैन्युफैक्चरर। वो क्या करता है कि वो जो डिवाइस है, डिवाइस वगैरह हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं हु मेक रिपेयर्स इन एक्सेसिबल फॉर द मोस्ट बाई डिक्टेटिंग हु कैन फिक्स योर डिवाइस एंड मेकिंग इट एन इनऑर्डिनेटली एक्सपेंसिव अफेयर। कहने का मतलब ये हुआ कि वो क्या करते हैं, डिवाइस जब नया कंपनी बनाती है तो उसे इतना मतलब एक्सपेंसिव बना देती है कि इतना एक्सपेंसिव बना देती है कि उन्हें इनएक्सेसिबल होता है उन्हें रिपेयर कराना। जैसे मान लो, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे आईफोन का मदरबोर्ड ख़राब हो गया या डिस्प्ले ख़राब हो गई, उसका प्राइस पता है कितना रखेगी कंपनी? ऐसे रखेगी, मान लो आईफोन 11 है, उसकी कीमत है सबसे कम जो क्वालिटी मतलब सबसे कम रेंज का आईफोन है, मान लो 60,000 या 70,000 मान लो, मिनिमम मान लो 70,000 उसकी कीमत है मान लो आईफोन की 11 की। तो अब इसकी जैसे मान लो डिस्प्ले ख़राब हो गई तो इसकी कीमत ही आईफोन रखेगा, ये डिस्प्ले ख़राब होगी 20,000 या 30,000। तो इससे क्या है, लोग ना ठीक करवाने नहीं जा पाते, वो कहते हैं 30,000 की यार इतने में डलवाऊंगा, नया फ़ोन ही ना ले लूँगा, उसे फेंक देंगे। तो ये चीज़ भी ना हो, ये चीज़ भी ना हो। बेनिफिट्स, क्योंकि उनका स्पेयर पार्ट्स का जो प्राइस है वो उसी हिसाब से रखा जाए जितना उसका प्राइस होना चाहिए, कम प्राइस रखा जाए ताकि लोग अफोर्ड कर सकें। अब बेनिफिट्स क्या है राइट टू रिपेयर का? बेनिफिट्स वो ये, एक तो इन्वायरमेंट के लिए भाई साहब, इससे क्या होगा, एक तो इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं होगा अगर ये होगा राइट टू रिपेयर का, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये जो सामान है नहीं फेंका जाएगा। दूसरा एक होगा जो स्मॉल रिपेयर शॉप्स हैं, जैसे मान लो किसी ने मोबाइल रिपेयर करना सीख लिया और उसने मोबाइल शॉप खोल ली, तो उसको तो भाई साहब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा। यानी कि लोकल इकोनॉमीज़ के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है ये राइट टू रिपेयर, उनको रोज़गार मिलेगा लोकल लेवल पे। अब राइट टू रिपेयर के लिए कोई कानून भी हैं क्या वेरियस कंट्रीज़ के? जी हाँ बिल्कुल हैं। जैसे यूएस प्रेसिडेंट ने अभी एक स्टेप लिया है, जो बिडेन ने, उसने साइन किया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, उसने फ्रीडम ट्रेड कमीशन है उसको कहा है टू कर्व रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर ने कंज्यूमर की लिमिट को क्या है, राइट टू रिपेयर की एबिलिटी है जो उसको लिमिट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं। तो इस फेडरल ट्रेड कमीशन से बोला है कि इन रेस्ट्रिक्शन को जो रोक लगा रखी है इनको हटाया जाए, और जो गजेट्स वगैरह हैं उनके लिए राइट टू रिपेयर उपलब्ध होना चाहिए हर एक कस्टमर कंज्यूमर के लिए। यूके गवर्नमेंट है, यूके गवर्नमेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया है राइट टू रिपेयर रूल्स। इसमें कहा है कि जैसे मान लो इट इज़ मच ईजियर टू बाय एंड रिपेयर डेली यूज गजेट्स सच एज टीवी एंड वॉशिंग मशीन। मतलब राइट टू रिपेयर का अधिकार होना चाहिए लोगों के पास, और रिपेयर कराना बहुत आसान होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। जैसे डेली यूज के गजेट्स होते हैं, टीवी वगैरह, वॉशिंग मशीन, इनको रिपेयर कराना बहुत कम कीमत में और आसान होना चाहिए, ताकि ये जो क्या है कचरा वगैरह, कूड़ा कचरा वगैरह इकट्ठा ना हो, अर्थ पे कचरा बन के ना रह जाए। अब हु इज़ अपोजिंग दिस डिसीजन, मतलब जो राइट टू रिपेयर का मूवमेंट है इसको कोई अपोज भी कर रहा है, इसको विरोध भी कर रहा है कि राइट टू रिपेयर कंज्यूमर को मत दो। वो कौन कर रहा है, कौन कर सकता है, आप ही सोचो। कंपनियां करेंगी, कंपनियां जैसे एप्पल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी, ये करेंगी। ये क्या बोल रही हैं, ये कह रही हैं, इनका आर्गूमेंट ये है कि भाई साहब अगर हम रिपेयर कराने के लिए, जैसे मान लो ये अपने डिवाइस के लिए ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह देंगे, जो तो थर्ड पार्टी रिपेयर करेगी, मान लो कोई छोटे लेवल पे शॉपकीपर होगा रिपेयर करेगा, तो इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो डिवाइस की है उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है। अभी जो सिक्योरिटी कोड सेफ्टी वगैरह लगा कर देते हैं ये, उनको ये एक्सप्लॉइट कर सकता है, और इस तरह से ये साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी के लिए एक तरह से थ्रेट हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो ये कहना है कंपनीज का। लेकिन भाई साहब एक उपाय ये हो सकता है, जैसे मान लो कंपनीज ये कह रही हैं, कंपनी खुद भी तो अपने रिपेयरिंग सेंटर खोल सकती है, खुद खोले कंपनी रिपेयरिंग सेंटर, उससे कंपनी का भी बिजनेस बढ़ेगा, और ये कंपनी जब खुद खोलेंगी तो वहाँ पे रोजगार भी मिलेगा, कहीं पे लोकल लेवल पे कंपनीज खोली, मतलब ये रिपेयर सेंटर खोले जाएंगे, तो ये एक उपाय हो सकता है। इतना ही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है VSS यूनिटी स्पेसशिप सब ऑर्बिटल फ्लाइट। ये VSS यूनिटी एक स्पेसशिप है, मतलब एक जहाज टाइप है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये है स्पेसशिप VSS यूनिटी। ये अभी स्पेस में 6 क्रू मेंबर को लेके गया है, मतलब 6 आदमियों को लेके गया है, इसलिए न्यूज़ में आया है। ये VSS यूनिटी स्पेसशिप है, 6 पीपल को लेके गया है, और लगभग 85 किलोमीटर अर्थ से ऊंचाई पे 85 किलोमीटर ये एल्टीट्यूड पे जाएंगे। ऊंचाई पे, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट पे, ऊंचाई पे 85 किलोमीटर ऊंचाई पे। और इस ट्रिप को बोल रहे हैं सब ऑर्बिटल फ्लाइट। सब ऑर्बिटल फ्लाइट का क्या मतलब है? फ्लाइट तो आप जानते हो कुछ भी हो सकता है, जैसे जहाज भी एक फ्लाइट है, कोई स्पेस जा रहा फ्लाइट है, लेकिन सब ऑर्बिटल का क्या मतलब है? सर सब ऑर्बिटल का मतलब ये होता है, सैटेलाइट को मान लो अर्थ से कोई ऊपर जाता है,
अर्थ से कोई भी चीज़ ऊपर जाती है उसे अर्थ की ग्रेविटी होती है वो अपनी तरफ खींचती है। जैसे मान लो बॉल खींची आपने, बॉल मतलब खींची का क्या मतलब, बॉल फेंकी आपने, बॉल ऊपर फेंकी तो नीचे आके अर्थ पे गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। तो अर्थ से ग्रेविटेशन से बचने के लिए, ग्रेविटेशन की फोर्स खींचे ना उसे, उसके लिए क्या है कि इसके लिए उसको कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी स्पेस में जाता हो ऑब्जेक्ट, और उसे अर्थ के चारों ओर एक स्पीड में घूमना पड़ता है, अर्थ का ऑर्बिट करना पड़ता है। ऑर्बिट का मतलब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए एक स्पीड मेंटेन रखनी पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ये कितनी स्पीड मेंटेन रखेगा या कितनी स्पीड मेंटेन करके रखी जा सकती है, इसमें है भाई साहब, कोई भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटी से बचना है, नीचे नहीं आना है, तो उसे 28,000 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा की स्पीड पे घूमना पड़ता है। हॉरिजेंटल स्पीड होनी चाहिए, यानी कि अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाए, इतनी स्पीड से ज़्यादा हो या इतनी स्पीड कम से कम हो। तब क्या होगा, वो ऑर्बिट जब एटमॉस्फेयर में घूमेगा तो उस पर जो अर्थ की ग्रेविटी लगती है वो कुछ काम नहीं कर पाएगी, नीचे नहीं आएगा और अर्थ के चारों ओर वो घूमता रहेगा। तो इसलिए इसको बोला जा रहा है सब ऑर्बिटल फ्लाइट। इसमें जो ट्रिप है, इसमें जो लोग बैठे होंगे इस स्पेस में, वो ट्रैवल करेंगे, जो ट्रैवलर हैं वो कुछ मिनट के लिए वेटलेसनेस फील करेंगे। वेटलेसनेस क्या होता है? वेटलेसनेस, वेट का क्या मतलब होता है? वेट, देखो वेट का मतलब होता है वजन। आपके जो बॉडी में ना, बॉडी में वो वेट नहीं है आपका, वो है मास। मास यानी कि भार। जैसे आप 60 किलोग्राम के हो या 10 किलोग्राम के हो, 10 तो बहुत कम हो गया, बच्चे ही हो जाएगा, मान लो 50 किलोग्राम हो गया, 70 किलोग्राम, आपका जो भी वजन है, मतलब भार है आपका, वो भार है आपका, जितने भी किलोग्राम में है वो भार है, मास है आपका। तो फिर वजन क्या होता है? वेट। देखो साइंटिफिक टर्म में वेट का मतलब होता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ। यानी कि जो भी अर्थ पे कोई बॉडी रखी है, जैसे आप भी अर्थ पे बैठे हो, तो आप में और अर्थ के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, तो वो है वेट, वो है वेट यानी कि वजन है। तो इस मूवमेंट पे जाके ऐसा फील होगा, उन्हें कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रही है, वेटलेसनेस फील करेंगे। वेटलेस, लेस मीने नहीं लग रही, और नेस मतलब वेटलेसनेस, कि वेटलेस फील करेंगे कि कोई भी वेट नहीं लग रही, कोई भी फोर्स नहीं लग रही। अब इस एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? देखो एक तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स ये हेल्पफुल होगी माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च के लिए, खोज के लिए। और इससे क्या है, जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोगों को भेजते हैं ना, साइंटिस्ट वगैरह को। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है? नासा का, यानी कि अमेरिका का एक इनिशिएटिव है, कुछ कंट्रीज़ के साथ मिलकर, अमेरिका, रसिया, यूरोप यूनियन, इनके साथ मिलकर एक सैटेलाइट भेजा हुआ है लगभग 430 किलोमीटर की ऊंचाई पे अर्थ से, लो अर्थ ऑर्बिट में। ये चारों ओर घूमता रहता है अर्थ के। यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह, एस्ट्रोनॉट जाते हैं जो रिसर्च करते हैं। अगर पूरा डिटेल में जानना तो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके देख लेना लेक्चर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। तो इसमें जैसे लोगों को भेजते हैं यहाँ पे, तो उसका बहुत खर्चा आता है, लेकिन अगर ये फ्लाइट सक्सेसफुल है तो इसमें क्या है, कम खर्चे में, लेस एक्सपेंसिव ये होगा, ये इसमें बहुत कम खर्चा होगा, और यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह को मिशन पे भेजा जा सकता है कम खर्चे में। और ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स होगी, एक अल्टरनेटिव होगा पैराबोलिक फ्लाइट का। जो एरोप्लेन्स में पैराबोलिक फ्लाइट होती है उसका एक विकल्प होगा, जिसके जरिए क्या है, जीरो ग्रेविटी को सिमुलेट किया जा सकता है। सिमुलेट का मतलब होता है दिखाना, शो करना, जीरो ग्रेविटी को। अब ये यूनिटी 22 मिशन क्या है? देखो यूनिटी 22 मिशन के अंदर ही तो इसे भेजा है, ये एक पार्ट है जो 11 जुलाई को भेजा है, और ये वर्जन गैलेक्टिक कंपनी ने डेवलप किया है इसको, ये स्पेस को, स्पेस जो स्पेसशिप है ना, जो जहाज़ वगैरह से दिखाया था आपको शुरू में, वो ये यूनिटी 22 उसी का नाम है। अब ये जो कंपनी का नाम है वर्जन गैलेक्टिक, इसने डेवलप किया है, इसने बनाया है ये, और इसका ये VSS यूनिटी सीरीज़ का ये 22nd मिशन है, 22वां। और जो इंसान को क्रू क्रू मतलब क्रूड स्पेस फ्लाइट है, जो इंसान को लेके जा रहा है, ये 4th मिशन है इस वर्जन गैलेक्टिक कंपनी का। और ये फर्स्ट टाइम क्या है, ये फुल क्रू ऑफ 2 पायलट एंड 4 मिशन स्पेशलिस्ट, मतलब पहला ये है जो फुल क्रू मिशन है, पहली बार लेके जा रहा है फुल क्रू मिशन। यानी कि इसमें 2 पायलट होंगे जो उस स्पेसशिप है, यानी कि जहाज है वो, जिसको चलाएंगे, और 4 आदमी और बैठे होंगे यहाँ में जो स्पेशलिस्ट होंगे, और उनमें से एक होगा इस कंपनी का, वर्जन ग्रुप जो कंपनी है वर्जन गैलेक्टिक, इसका फाउंडर, यानी कि जिसने ये कंपनी बनाई थी उसका मालिक रिचार्ड ब्रांसन, ये होगा। नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रह जाए तो अच्छी बात है। इसमें भाई साहब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मतलब इसका टारगेट क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है मिशन का कि फोकस रखेगा कि जो कैबिन और कस्टमर एक्सपीरियंस है उसकी टेस्टिंग करेगा। और ये एडिशनली क्या करेगा, जो फ्यूचर में 2022 में कुछ मान लो मिशन जाएंगे, फ्लाइट जाएंगी, उनके लिए एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट होगा।
मतलब पहले से जानकारी जुटा पाएंगे आगे क्या करना है। अब इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इसका, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। इंडिया के लिए इसलिए जो 6 आदमी जा रहे हैं ना, उनमें से एक इंडिया ओरिजिन की एक औरत है, वूमन है, महिला, सिरिसा बांदला। सिरिसा बांदला इसी का पार्ट है, ये है महिला इंडियन ओरिजिन की। इंडियन ओरिजिन के लोग उन्हें बोलते हैं जिनका जन्म इंडिया में हुआ हो, उनका या उनके माँ बाप का जन्म हुआ हो, उन्हें इंडियन ओरिजिन के बोलते हैं। और बाद में ऐसा होता है कि वो जाके जो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, नागरिकता, जैसे इन्होंने यूएस की ली हुई है। तो ये सिरिसा बांदला इंडियन ओरिजिन के, इंडिया में जन्म हुआ है इनका। और ये तीसरी महिला है, थर्ड महिला है इंडियन ओरिजिन की जो स्पेस में जा रही हैं। इससे पहले कल्पना चावला जा चुकी हैं और सुनीता विलियम्स जा चुकी हैं, ये भी इंडियन ओरिजिन की थी, यूएस की नागरिक थी, सिटीजनशिप इनके पास यूएस की थी, लेकिन इंडिया में इनके माँ बाप का जन्म हुआ था या इनका, उन्हें इंडियन ओरिजिन का बोलते हैं। ये हैं आपकी कल्पना चावला और ये हैं सुनीता विलियम्स जो इनसे पहले जा चुकी हैं सिरिसा बांदला से। और एक आदमी है भाई साहब राकेश शर्मा नाम के, ये स्पेस में जा चुके हैं। ये इंडियन ओरिजिन मतलब इंडिया के जो पहले आदमी थे इंडिया के, ये फर्स्ट इंडियन थे, ये इंडिया के ही थे, जो राकेश शर्मा जो गए थे स्पेस में। अब इस जो VSS यूनिटी स्पेसशिप है, इसकी यूनिकनेस क्या है, मतलब ऐसी क्या खासियत बात है इसमें। पहले भी तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजे गए हैं और भी मिशन। देखो इसकी एक तो खासियत बात ये है कि ये वाइट नाइट 2 से एयर में ही लॉन्च किया जाएगा, एयर में लॉन्च किया जाएगा। ये एक क्या है, स्पेस क्राफ्ट है। ये भी देखो इस तरह का होगा, वाइट नाइट 2। इसमें देखो ये है, ये लॉन्च किया जाएगा स्पेस में, एयर से ही, एयर में रहेगा, एयर में से ही लॉन्च किया जा रहा है, मतलब कर दिया अब तो। और ये क्या करेगा, ये जब अर्थ पे से ऊपर जाएगा लगभग 85 किलोमीटर, वहाँ एज ऑफ स्पेस से वेटलेसनेस फील करेंगे इसके पैसेंजर और अर्थ के कर्वेचर को देख सकेंगे। अर्थ का कर्वेचर आप जानते हो, ये अर्थ है, ऊपर जाएंगे तो भाई साहब इसके कर्वेचर को, इसके सरफेस को देख सकेंगे। और एज ऑफ स्पेस क्या है, वेटलेसनेस हमने जाने क्या होता है। एज ऑफ स्पेस क्या है, एज ऑफ स्पेस ये है जैसे अर्थ से आप मान लो ऊंचाई में जा रहे हो एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर लगभग, ये पहली लेयर आती है एटमॉस्फेयर की टॉपोस्फेयर, जो लगभग 15 किलोमीटर तक होती है। फिर उसके बाद लेयर आती है 50 किलोमीटर तक, ये 15 और ये 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर। सारे बादल वगैरह जो बनते हैं यहाँ टॉपोस्फेयर में बनते हैं, और बारिश जो जिनसे होती है बादलों से, यहीं के बादलों से होती है। वरना बादल तो ऊपर भी बनते हैं, मीजोस्फेयर में भी और ये ऊपर भी, आयनो मतलब जो आते हैं ना मेटियोर्स वगैरह, उनकी वजह से बादल बन जाते हैं यहाँ भी, लेकिन उनसे बारिश नहीं होती, बारिश इनसे ही होती है। अभी हम बात कर रहे हैं एज ऑफ स्पेस की। तो ये पहली लेयर है टॉपोस्फेयर, उसके बाद ये स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर है भाई साहब ये 90 किलोमीटर तक, और फिर उसके बाद 640 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर बोलते हैं, या एक्जोस्फेयर बोल लो, एक्जोस्फेयर, या फिर बोलो आप आइनोस्फेयर। तो ये कुछ लेयर हैं। जनरली हम कंसीडर करते हैं 640 किलोमीटर तक अर्थ का एटमॉस्फेयर वातावरण। लेकिन इस केस में एज ऑफ स्पेस में क्या करते हैं, जनरली हम डिवाइड करते हैं एज ऑफ स्पेस अर्थ से ऊपर लगभग 80 से 90 किलोमीटर के ऊपर, ये एक ऐसी बाउंड्री लाइन है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस को डिवाइड करती है। तो इसी को बोलते हैं 80 किलोमीटर के अराउंड जो ये बाउंड्री लाइन है, इसी को बोलते हैं एज ऑफ स्पेस, समझ गए। तो इस यहाँ से ये एक्सपीरियंस करेंगे, पैसेंजर देखेंगे कि अर्थ की कर्वेचर कैसी दिखती है और वेटलेसनेस फील करेंगे। तो यही था इसके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रिलीजेज न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी अभी रिलीज की है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मेंस, आपके मेंस के लिए भी, प्री के लिए भी, एसए के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, इसी दिन ये लॉन्च की है। 2021 से 30 तक के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी अनाउंस की है गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका टारगेट ये है कि पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। ये आप नोट करके रखना, इस पॉपुलेशन पॉलिसी के जो हाईलाइट हैं, इसके एम है, टारगेट है। इसका टारगेट है एक तो डिक्रीजिंग टोटल फर्टिलिटी रेट फ्रॉम 2.7 टू 2.1 बाई 2026 और 1.7 बाई 2030। कहने का मतलब ये है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है एक महिला अपने कार्यकाल में, मतलब जीवन काल में, अपने जीवन में जितने बच्चे पैदा करती है वो है फर्टिलिटी रेट। और ये अभी कितना है, 2.7, यानी कि इंडिया में 2.7 फर्टिलिटी रेट है, यानी कि उत्तर प्रदेश में 2.7 है। उत्तर प्रदेश में 2.7 है, यानी कि एक महिला 2.7 बच्चे पैदा करती है अपने जीवन में, मतलब 2 बच्चे पूरे और 0.7 आधा, मतलब आधे से ज़्यादा। ऐसा है क्या, मतलब कहने का मतलब एवरेज निकालते हैं तो पता ही होगा ना आपने। मान लो एक महिला 10 बच्चे पैदा कर रही है, एक 20 बच्चे पैदा कर रही है, 20 तो ज़्यादा हो गए, 15 भी ज़्यादा हो गए, 8 लगा लो, 9 लगा लो, 4 लगा लो, 5 लगा लो। अब इन सब की एवरेज निकालेंगे जितने बच्चे हैं और जितनी महिलाओं ने ये
पैदा किए हैं उन महिलाओं से डिवाइड कर देंगे, टोटल महिला जितनी भी हैं, तो ये आ जाएगा एवरेज। वो एवरेज कितना है 2.7। तो इसको जो अभी 2.7 है इसको डिक्रीज करके लेके आना है 2026 तक 2.1, और 1.7 यानी कि 2 से भी कम बच्चे पैदा करेंगे 2030 तक, ऐसा टारगेट रखा गया। आगे होगा क्या देखेंगे, ये आपको लिख लेने हैं टारगेट। अब इसमें जो मॉडर्न कंट्रासेप्टिव है उनको प्रेवलेंस बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं गर्भ निरोधक दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह जिनसे गर्भ रोका जाए, बच्चे ही ना ज़्यादा पैदा हों, तो ऐसी दवाइयाँ यूज की जाएँ। जो अभी रेट है 31.7%, उसको 45% तक बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज 2026 तक, और 52% यूज बढ़ाना है कॉन्ट्रासेप्टिव का 2030 तक। और जो मेल मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मतलब जो मेल को भी कॉन्ट्रासेप्शन दिया जा सकता है ना, जैसे मान लो उनकी नसबंदी कर दी जाए मेल्स की, तो अभी ये 10.8% है, इसको बढ़ा के 2026 तक 15.1% करना है, और 16.4% 2030 तक करना है, इसे बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। और जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मैटरनल का मतलब माता है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब है डेथ रेट, यानी कि जो माताओं की जन्म के दौरान या जन्म देने के बाद, बच्चे को जन्म देने के बाद मृत्यु हो जाती है, उस रेट को कम करना है। अभी लगभग 197, 1 लाख महिलाओं में 197 ये डेथ हो जाती है, 1 लाख महिलाओं में इतने महिलाओं की मौत हो जाती है। इसको घटा के 150 और 98 तक लेके आना है, मतलब 2026 तक 150, 2030 तक 98। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, कहने का मतलब जब बच्चा 28 दिन से पहले यानी कि मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उस बच्चे को जो मौत होती है उसको घटा के 43 है अभी, उसको घटा के 32 लाना 2026 तक, और 22 लेके आना है 2030 तक। और अंडर 5 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु होती है जो अभी 47 है, उसको घटा के 35 और 25 लाना 2030 तक, और 35 2026 तक लेके आना है। तो ये कुछ टारगेट हैं, ये टारगेट आप याद रख सकते हो, ये मेंस में अगर आप लिखोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब इसका फोकस एरिया क्या है, फोकस एरिया वो ये, एक तो कंट्रासेप्टिव का यूज बढ़ाना है ताकि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ये कॉन्ट्रासेप्टिव एक्सेसिबल रहे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। और प्रॉपर सेफ अबॉर्शन होना चाहिए, अगर कोई मान लो गर्भपात कराता है, बच्चे को पेट में से गिरवाता है, तो सेफ होना चाहिए कि अनवांटेड अबॉर्शन है मान लो, तो उसको सेफली होना चाहिए। और जो न्यू बॉर्न्स हैं, मेटर्निटी मोर्टिलिटी रेट है, मतलब नवजात बच्चों की मृत्यु हो जाती है या माताओं की मृत्यु हो जाती है, उसको घटाना, रिड्यूस करना है। और क्या है, जो एल्डरली पीपल हैं, बुजुर्ग लोग, उनको केयर प्रोवाइड करनी है। और बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए, एजुकेशन का, हेल्थ का, न्यूट्रिशन होना चाहिए एडोलेसेंट के लिए। एडोलेसेंट बोलते हैं जुवेनाइल, जुवेनाइल यानी कि किशोर अवस्था, किशोर अवस्था लगभग 11 से 19 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए न्यूट्रिशन देना, हेल्थ प्रोवाइड करना, और उनके लिए हेल्थ के साथ साथ उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना, क्योंकि आपको पता है पढ़े लिखे जब बच्चे होंगे तो वैसे ही पॉपुलेशन कम, मतलब बच्चे पैदा कम करते हैं, तो ये एजुकेशन का बहुत अहम रोल है, तो ये भी इसमें होगा। अब इसमें इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इंसेंटिव का मतलब है कुछ बेनिफिट्स, लाभ दिए जाएंगे, जैसे प्रमोशन में इंक्रीमेंट, कंसेशन दिए जाएंगे। जो 2 या 2 से कम बच्चे अडॉप्ट, मतलब 2 या 2 से कम बच्चे पैदा करेंगे, उन एम्प्लॉयज़ को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी। जो पब्लिक सर्वेंट हैं, मतलब जो सरकारी जॉब में हैं, उन लोगों को 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिलेंगे अगर उनके 2 या 2 से कम बच्चे होंगे, मतलब उन्हें प्रमोशन मिलेंगे। और मैटरनिटी और पैटर्निटी लीव भी मिलेंगी। अभी क्या होता है, जब माता जन्म देती है तो जैसे मान लो जॉब कर रही है तो उसको छुट्टियां दी जाती हैं और उसके पैसे भी दिए जाते हैं, लीव मिलती हैं उसको। लेकिन भाई साहब इसमें ये प्रोविज़न रखा है पिता को भी मिलेंगे, क्योंकि भाई साहब माता को तो छुट्टी देती, अब माता की देखभाल कौन करेगा, उसके लिए देखभाल के लिए तो चाहिए, मान लो उसके परिवार में सिर्फ फादर मदर और जो बच्चा हुआ है वही है, तो माता की देखभाल कौन करे, तो पिता के लिए भी छुट्टी दी गई है, पैटर्निटी लीव 12 महीने की लीव होंगी, और इनके लिए फुल सैलरी मिलेगी, अलाउंसेज मिलेंगी 12 महीने की। और जो नेशनल पेंशन स्कीम है, नेशनल पेंशन स्कीम है, इसके थ्रू जो ईपीएफ कटता है, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी कि ये ऐसा होता है जब भी सैलरी मिलती है उसमें से कुछ फंड कट जाता है आपका पैसा, सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं, और उसमें से जो एम्प्लॉयर होते हैं, कंपनी का मालिक या गवर्नमेंट कंपनी का मालिक है जो, वो देगी कितना, 12% देगी, 12% जितना भी कटेगा। और जैसे जो गवर्नमेंट होती है वो भी मतलब इसमें कंट्रीब्यूशन करती है। और जब ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जमा होता है तो इस पर इंटरेस्ट मिलता है, इसकी उसका किसका, इसकी मनी का। तो जो ये है 12% से ज़्यादा लगभग जो अभी है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा 3% तक। जो 2 या 2 से कम बच्चे पैदा करेंगे और उन्हें 3% ज़्यादा लाभ मिलेगा, मतलब इंक्रीमेंट मिलेगा किसमें, एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है ना,
जो उसमें 3% तक का इंक्रीज मिलेगा। यानी कि जो 12% अभी देता है, जैसे आपकी 12% सैलरी कटी है, मतलब कुछ सैलरी कटी है आपकी, तो उस पर 12% देगा एम्प्लॉयर देगा, और 12% गवर्नमेंट ये EPF में मिलेगा। तो इसको 3% इंक्रीज कर देंगे, 3% यानी कि 15% आपको लाभ मिलेगा इस पर। नेक्स्ट है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे, जो पॉपुलेशन चेक में सहायता करेंगे कि पॉपुलेशन कंट्रोल में, और पॉपुलेशन कंट्रोल में सहायता भी करेंगे, और जिनसे 2 या 2 से कम बच्चे होंगे उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वाटर टैक्स, जो वाटर पे टैक्स देना पड़ता है हाउसिंग पे या होम लोन्स पे, जब होम लोन्स लेते हैं बैंक से तो उन पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनमें भी रिबेट्स मिलेगी, मतलब कुछ छूट मिलेगी। रिबेट्स का मतलब कुछ छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। और ऐसे पेरेंट्स जो वैसेक्टोमी चूज करते हैं उनको भी क्या है, उनके बच्चों को 20 साल तक फ्री मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। वैसेक्टोमी का मतलब होता है भाई साहब जब मेल नसबंदी कराता है। वैसेक्टोमी जो टर्म है ये देख लीजिए आप, वैसेक्टोमी मेल नसबंदी के लिए होती है, जब कोई आदमी नसबंदी कराए। देखो बच्चों को 2 तरीके से रोका जा सकता है। एक तो फीमेल नसबंदी कराए, फीमेल यानी कि फिर वो बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, नसबंदी हो जाएगी, तो ऑपरेशन होता है जिसे बोलते हैं फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी वर्ड यूज़ करते हैं, TUBECTOMY, ट्यूबेक्टोमी। अगर मेल कराए नसबंदी तो फिर वो बच्चे पैदा करने के लायक नहीं रहेगा, बच्चे नहीं पैदा कर सकता, उसे बोलते हैं वैसेक्टोमी, जब फीमेल की यानी कि पुरुष की नसबंदी की जाए। समझ गए? तो ये जो मेल बंदे करवाएंगे वैसेक्टोमी, उनके बच्चों को जो पैदा होंगे, 2 से कम बच्चे पैदा करेंगे, उनको 20 साल तक की एज तक फ्री मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। चाहे कुछ भी उन्हें बीमारी हो जाए, फ्री इलाज होगा, हॉस्पिटल वगैरह में कुछ भी हो जाए उन्हें फ्री इलाज मिलेगा 20 साल तक की एज तक, ये फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ये एक स्टेट पॉपुलेशन फंड बनाया है, इसमें कुछ मनी जमा होगी, वो इस मनी से क्या है, इस पॉपुलेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा यहाँ से आएगा। अब अवेयरनेस भी क्रिएशन किया गया, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टेप लिया गया कि अवेयरनेस फैलाई जाए। और इसके लिए सेकेंडरी स्कूल में सारे जो जितने भी सेकेंडरी स्कूल हैं उनमें कंपलसरी सब्जेक्ट रखा जाएगा पॉपुलेशन कंट्रोल का, मतलब एक अलग से विषय होगा, सब्जेक्ट होगा पॉपुलेशन कंट्रोल पे, कंपलसरी होगा, ये मैंडेटरी होगा, अनिवार्य, पढ़ाना ही पढ़ाना पड़ेगा सेकेंडरी स्कूल तक का मतलब है 10वीं क्लास तक। अब इसका एप्लीकेबिलिटी का क्या है, किस किस पे लागू होगा? जो 21 साल का लड़का है और 18 साल की लड़की है, उनकी शादी हो गई है, मैरिड कपल, उन पे लागू होगा ये। और ये वॉलंटरी है, मतलब अपनी मर्जी से आप अडॉप्ट करो, मतलब अपनाओ इसको पॉपुलेशन कंट्रोल को, या मत करो, यानी कि 2 बच्चे पैदा करो मत करो, आपकी मर्जी है। अगर 2 करेंगे तो आपको इतने सारे बेनिफिट मिलेंगे, फ़ायदे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिलेंगे, आपकी मर्जी है, कोई फोर्सफुली नहीं है। नीड फॉर द दीज मेजर्स, इनकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसलिए भाई साहब ओवर पॉपुलेशन हो रही है और रिसोर्सेज हैं, वो संसाधन है वो कम है। इससे मतलब जैसे मान लो कोई भी पेट्रोलियम डीजल है, ये एक टाइम पे ख़त्म हो जाएंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इनको भाई साहब एक तरह से रिसोर्सेज को बचाने के लिए पॉपुलेशन भी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी ना। आगे मान लो फूड इनसिक्योरिटी हो जाए, या अफोर्डेबल फूड देना पड़े ज़्यादा पॉपुलेशन को, या सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड हो, डिसेंट हाउसिंग हो, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, तो इसके लिए पॉपुलेशन एक लिमिटेड होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, ये फैसिलिटी देना बहुत ही भारी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। इशू और कंसर्न क्या है इससे रिलेटेड, इस बिल से रिलेटेड जो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया है, इसके क्या क्या नुकसान है? देखो, एक तो नुकसान ये है कि वुमन की हेल्थ पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा कि जितने भी जो कंट्रासेप्शन मेथड है, सारा बर्डन वुमेन्स पे आएगा। यानी कि आपको पता है फीमेल स्टेरिलाइजेशन हमारे इंडिया में होता है, मेल हैं जो पुरुष हैं वो बहुत कम नसबंदी कराते हैं, प्रेफर करते हैं औरत की कराते हैं नसबंदी। फीमेल स्टेरिलाइजेशन बढ़ेगा और उस पर कॉन्ट्रासेप्टिव का बर्डन भी बढ़ेगा, जिससे उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। एक सबसे बड़ा नुकसान एक ये हो सकता है कि जो स्ट्रिंजेंट पॉपुलेशन कंट्रोल अगर किया जाएगा, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर तरीके से, अगर ऐसे अपना जाएगा तो इससे अनसेफ अबॉर्शन हो सकते हैं, मतलब अनसेफ अबॉर्शन, गर्भपात हो सकता है, लोग प्रेफर करेंगे गर्भपात कराना। और दूसरा, सन प्रेफरेंस बढ़ सकती है कि लोग चाहते हैं कि जितने बच्चे हों हमारे सन बेटा ही हों, बेटी कोई नहीं चाहता। तो एक बच्चा मान लो पैदा करेगा तो सन चाहेगा, तो सन की प्रेफरेंस इंक्रीज होगी, तो इससे फिर क्या है, सेक्स रेशो बिगड़ जाएगा। सेक्स रेशो का मतलब जो मेल के रिगार्डिंग फीमेल कितनी है, 1000 अगर पुरुष में लगाएं तो फीमेल कितनी है, जो ये रेशो और इन क्या होगा, ये मतलब फीमेल कम हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा लोग तो क्या करेंगे, सन को प्रेफरेंस देंगे, गर्भ में बेटी को मरवा देंगे, अबॉर्शन होगा, तो ये भी एक खतरा देखने को मिल सकता है। तो ये इसके रिगार्डिंग अब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, बुक्सवाहा फॉरेस्ट, ये अभी न्यूज में था, कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मणिपुर? ये आपका मध्य प्रदेश में, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा।
नेक्स्ट है अपना स्टॉकहोम कन्वेंशन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। इस पे हमने स्पेशल लेक्चर लेके पढ़ा था, अगर नहीं देखा तो आप देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 3 कन्वेंशन है, स्टॉकहोम, बेसल और एक और है आपका रोटरडम। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के। यूपीएससी इनसे क्वेश्चन पूछ चुका है इनसे रिलेटेड, और पीसीएस तो हर साल कोई ना कोई पीसीएस एक ना एक क्वेश्चन तो पूछता ही है इनसे। तो इसके बारे में आपको करेक्ट बतानी है कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली कह रही है स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, ये ग्लोबल ट्रीटी है, संधि है, जो ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, इससे प्रोटेक्ट करती है। ये एक केमिकल है जिनसे प्रोटेक्ट करती है, केमिकल्स होते हैं ये जो पॉल्यूशन फैलाते हैं इन्वायरमेंट में। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, जो ये पीओपी है इसका प्रोडक्शन और यूज रोकता है। मतलब इसका ना तो यूज हो, ना प्रोडक्शन हो, ना फैक्ट्रियाँ बनाएं इस पॉल्यूटेंट्स को। इस कन्वेंशन के अंडर इंडिया ने भी जो डीडीटी है, ये भी एक पॉप है, मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। परसिस्टेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट में परसिस्ट करते हैं, रुके रहते हैं काफ़ी सालों तक, कई कई हज़ारों सालों तक, कोई कोई तो रुके रहते हैं, डैमेज नहीं होते। तो एक डीडीटी पीओपी है, ये इंडिया ने बैन कर दिया कंप्लीटली, इसको कंप्लीटली बैन कर दिया इंडिया ने इसको। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा, 1 2 1 ओनली 1 3 या फिर आपका ऑल ऑफ दी अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंप्लीटली बैन नहीं किया, सिर्फ एग्रीकल्चर के यूज के लिए बैन किया है। क्योंकि मान लो कीटनाशक दवाई वगैरह होती है, डीडीटी मतलब जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको मारने के लिए, कीड़ों को मारने के लिए फसलों में यूज करते थे फार्मर्स, लेकिन इससे जो पक्षी वगैरह भी मर जाते थे, तो इसलिए इसका एग्रीकल्चर के लिए रोक दिया, लेकिन मेडिसिन वगैरह में कहीं यूज होना था उसके लिए बैन नहीं है। तो तीसरा गलत है, यानी कि ए सही हो जाएगा हमारा, 1 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको बताना है सोलर इक्लिप्स के बारे में, यानी कि जो सूर्य ग्रहण लगता है उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पहली कह रही है ये न्यू मून पे लगता है, जब नया चंद्रमा होता है और उस टाइम पे सन मून अर्थ बीच में, मतलब एक लाइन में आ जाते हैं, मून बीच में आ जाता है सन और अर्थ के। सेकंड कह रही है कि सोलर इक्लिप्स क्या है, एवरी मंथ नहीं होता, एवरी मंथ हर महीने नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो लूनर ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब है कुछ अंडाकार, ऑर्बिट का मतलब है चारों ओर घूमना। अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है भाई साहब, उसका ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल, अंडा की तरह का है, ऐसे घूम रहा है। ऐसे ही अर्थ का है जब सन के चारों ओर घूमती है। तो ये टिल्टेड भी है अर्थ के ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में, टिल्ट का मतलब झुका भी हुआ, इसलिए हर महीने नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर है सी, दोनों के दोनों। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो भाई साहब साल में लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5 सोलर इक्लिप्स होते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि ये टिल्टेड है और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है इसका। नेक्स्ट आपको बताना सियाचिन ग्लेशियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2 से 3 बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछ चुकी है। नहीं आता यकीन तो उठा के देख लिए, 2019-20 का क्वेश्चन ही उसमें भी पूछा है। आपको बताना है ये जो ग्लेशियर है वन ऑफ द वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर है, मतलब माउंटेन पे है, पहाड़ों पे, किसका पार्ट है, कौन से पहाड़ पे है सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम रेंज या ग्रेटर हिमालय। ये काराकोरम रेंज पे है, और काराकोरम रेंज ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, और ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय से नदन साइड में है, आपने पढ़ा भी होगा। ये हिमालय, ग्रेटर हिमालय, 3 पार्ट है हिमालय के। ग्रेटर हिमालय की पहाड़ी, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय, इससे नॉर्थ साइड में ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 पार्ट है, मतलब कई पार्ट आते हैं इसमें, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश रेंज। तो ये काराकोरम रेंज पे है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट आपको बताना लालिना के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इसका मतलब है लालिना का कि जो पैसिफिक ओशन है उसका ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट वो कूल हो जाता है। ये जो है भाई साहब, ये पैसिफिक ओशन, इसका ईस्टर्न पार्ट और सेंट्रल पार्ट कूल हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून होती है सर्दियों में, उसकी वजह से बारिश होती है इंडिया में, वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, पहला दूसरा दोनों सही, दोनों करेक्ट, मतलब दोनों ही करेक्ट हैं, सी आंसर करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ शायद हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया। अब मिलेंगे हम कल।